यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ अभी पर। और आज का पॉडकास्ट थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे थोड़ा नेचर से जुड़ी चीजों पे, प्रकृति को जानने की कोशिश करेंगे कि असल में प्रकृति है क्या और प्रकृति से हमें क्या मिलता है और हमें क्या देना चाहिए। तो सबसे पहले अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं राकेश जी। तो सबसे पहले राकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, आपने हमें समय दिया। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं थोड़ी चीजें आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बताएं। मेरा नाम राकेश आर्य है और मेरी जो शिक्षा है वो गुरुकुल में हुई है। एक गुरुकुल बरनावा पड़ता है बागपत जिले में, जो पहले मेरठ जिले में था। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद वहाँ इंटर तक मेरी शिक्षा हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, जिसे हमारे यहाँ शास्त्री बोलते हैं, वो एक श्री दादू बलराम महाविद्यालय है उसमें जो, और उसके बाद मैंने एमए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है और बीएड राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से। उसके बाद मैंने कई वर्ष माइक ठीक कर देगा। योगा शिक्षण का कार्य किया है। माइक ठीक कर देगा। और अब वर्तमान में एक शांति देवी मित्तल फाउंडेशन है, हाँ जी। एक एनजीओ, मैं उसको चला रहा हूँ, उसका सेंटर इंचार्ज हूँ। और विभिन्न, आपने जो एनजीओ बताया किस चीज पे काम करती है? वो एनजीओ विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देता है, जैसे सिलाई सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं और ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। वहाँ लाइब्रेरी है, जूडो कराटे सिखाते हैं और दूसरी क्लास से 10वीं क्लास तक कोचिंग। इस तरह लगभग 500-600 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जिन्हें फ्री में सभी तरह की शिक्षाएं दी जाती है शांति देवी मित्तल फाउंडेशन के द्वारा। और उसकी जो देख रेख है, देखभाल है, उसका संचालन है, वो मैं कर रहा हूँ। जी, काफी अच्छा काम आप कर रहे हैं समाज के लिए। तो आज का जैसे हमने टॉपिक लिया है प्रकृति, तो मैं बाकी किसी भी क्वेश्चन से पहले बस यही एक बेसिक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आज के जो हमारे जो ऑडियंस है, वो मेरी ऑडियंस है मतलब 24 से जो 34 साल के बीच के जो लोग हैं, जो जेनजी भी हैं और युवा भी हैं। तो उनके लिए मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप उनको अपनी भाषा में कैसे समझाएंगे कि व्हाट इज नेचर, प्रकृति क्या है? देखो, यदि मैं वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप बताऊं या सत्य के अनुरूप भी बताऊं, 3 चीजों से मिलकर ये संसार बना है जी। ठीक है। एक है आत्मा, एक है परमात्मा और एक है ये प्रकृति। परमात्मा ने ये संसार बनाया है और आत्मा के लिए बनाया है, मनुष्यों के लिए बनाया है, प्राणियों के लिए बनाया है। प्रकृति जो है वो निर्जीव है, प्राणहीन है, जड़ है और उसका उद्देश्य केवल हमारे लिए। जैसे एक मेज है, वो उसका उद्देश्य अपने लिए कुछ नहीं। जैसे एक पेड़ है, वो अपने फल स्वयं नहीं खाता जी, बल्कि वो प्राणियों के लिए है। तो क्योंकि पूरा का पूरा नेचर हमारे लिए है, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी सुविधाएं के लिए, हमारे सुख के लिए है, तो निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे व्यवस्थित रखे, साफ रखे, सुथरा रखे और उसे बिगड़ना नहीं दे, उसे नष्ट ना होने दे, उसे एक तरीके से कमजोर ना होने दे। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड जिन तत्वों से मिलकर बना है, उसी से ये पिंड बना है। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और ये ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। बिल्कुल ठीक बात है। जिसमें अग्नि है, वायु है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, वही इस पूरे शरीर में है। तो इसका मतलब ये शरीर भी अपनी ताकत, अपनी जरूरतों की चीजें वो इस ब्रह्मांड से लेता है। तो यदि हम प्रकृति को नष्ट कर देंगे, प्रकृति को दूषित कर देंगे, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे वही चीज, क्योंकि ये शरीर ले रहा है, तो धीरे धीरे हम भी नष्ट हो जाएंगे, हम भी बीमार हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए यदि हमें जीवित रहना है और स्वस्थ रहकर जीवित रहना है, तो हमें प्रकृति को जीवित रखना ही पड़ेगा, इसे स्वस्थ रखना ही पड़ेगा, इसे अच्छा रखना ही पड़ेगा। इसलिए हमें प्रकृति की देखभाल करनी चाहिए। ठीक,
तो न केवल प्रकृति के लिए बल्कि स्वयं के लिए। हम्म, इसी में यहीं से मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आजकल का इंसान क्या खुद को प्रकृति से अलग समझता है? तो क्या उनका ऐसा सोचना सही है या गलत है? ये दो कारण हैं जो प्रकृति से अपने आप को यदि वो अलग मान रहा है, तो ये अलग मान रहा है तभी तो पानी को इतना नष्ट कर रहा है, हवा को इतना नष्ट कर रहा है, सब्जियां नष्ट हो रही है और फल विकृत हो रहे हैं, दूषित हो रहे हैं, या तो ये इस सब का कारण है कि वो प्रकृति से इसका मतलब अपने आप को अलग मान रहा है। ये उसका दो कारणों से, दो कारण है इसके। एक है वो अज्ञान कि हम नहीं समझ रहे कि इसी प्रकृति से हमारा शरीर बन रहा है, इसी प्रकृति से हम बन रहे हैं। जल हमारे लिए जरूरी है, वायु हमारे लिए जरूरी है, फल हमारे लिए जरूरी है, सब्जी हमारे लिए जरूरी है, अन्न हमारे लिए जरूरी है, और हम इन्हीं को प्रदूषित किए जा रहे हैं। तरह तरह की दवाइयां हम सब सब्जियों में यूज कर रहे हैं, फलों में यूज कर रहे हैं, पानी दूषित हो ही गया, वायु दूषित हो ही गई, और हम ये नहीं समझ पा रहे कि भाई यही चीजें तो हम ले रहे हैं। ये शरीर अपनी पुष्टि के लिए प्रकृति से तो लेता है चीजें, और यदि हम उन्हें दूषित कर देंगे या जहरीली कर देंगे तो धीरे धीरे वो जहर हमारे अंदर भी आएगा। तो एक तो इसका कारण है अज्ञान, ठीक, हम शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम क्या खो रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। दूसरा है स्वार्थ, हमें पता भी रहता है पर हम अंधे स्वार्थ के लिए या अपने मुनाफे के लिए हम उस चीज को किए जा रहे हैं। जैसे ज्यादा सब्जी उगाने के लिए हम उसमें तरह तरह की दवाइयां डाल रहे हैं, या ज्यादा फल के लिए तरह तरह का वो कर रहे हैं, या हम अपनी सुख सुविधाओं के लिए तरह तरह के ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो प्रकृति दूषित हो रही है, या हम ऐसे उपाय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई जो प्रकृति शुद्ध हो सके, साफ हो सके। तो ये मेरा अपना मानना ही अज्ञान की वजह से है, और दूसरा कारण स्वार्थ की वजह से है कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रकृति को दूषित करके, जहरीली करके हम क्या बुरा कर रहे हैं अपना। अभी हमने ना एक एक्टिविटी करी थी पीछे, रेखा गुप्ता जी हमारे जो सीएम है, उन्होंने कहा था कि आप सभी घर से बाहर आओ और नदी को, यमुना को साफ करो। यमुना के सभी घाट पर उन्होंने कैंप लगाए और यमुना को साफ करो। नदियां भी हमारी प्रकृति में ही आती है, प्रकृति ही है। तो यहाँ से मेरे एक मन में सवाल है कि जब हम गए वहां पे सफाई करने, तो करीबन करीबन 8 ट्रक कूड़ा करीब हमारे सामने से घाट पे से उठाया गया। ठीक है, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि हमें खुद से साफ रखना चाहिए, ठीक है, बट आजकल लोग मानते क्यों नहीं है कि नदी से ही हमें जल मिल रहा है, और हम आस्था के नाम पे उसके अंदर कुछ भी बिना सोचे चीजें डालते जाते हैं कि क्या पता इससे हमें लाभ होगा। तो हम लोगों को आज की तारीख में किस तरह से कन्विंस करें कि हमारी नदियों को बचाओ और नदियों से ही जीवन है? देखो, नदियों को साफ रखने के लिए जो वर्तमान की सरकार है, इसने बड़े बड़े दावे किए थे। हाँ जी। और मैं कह रहा हूं कि इन्होंने दावे के साथ साथ शायद प्रयास भी किया होगा, लेकिन जगह जगह शहरों के नाले इतने मिले हुए हैं इन नदियों में कि आपको एक पैरेलल नदी बनानी पड़ेगी अगर इनको शुद्ध और साफ रखना है। जनसंख्या इतनी है, शहर इतने बस गए, और शहरों से निकले हुए पानी के लिए हमारे पास अल्टरनेट कोई व्यवस्था नहीं है। अंततोगत्वा हमारे पास गाजियाबाद में हिंडन नदी है, उसमें बहुत सारे नाले मिलते हैं और लगातार मिल ही रहे हैं। अगर हम दिल्ली में थोड़ा बहुत प्रयास भी कर लेंगे नदी को साफ करने का, तो जो पीछे से प्रवाह आ रहा है उससे वो फिर प्रदूषित हो जाएगी। उसके लिए एक तो हमें अल्टरनेट उपाय देना ही पड़ेगा, और कोई वो नहीं है। दूसरा, हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, और तीसरा ये है कि जागरूकता से ज्यादा, देखो मनु महाराज कहते हैं कि भाई जब काम ना चले तो दंड सबसे बड़ा उपाय है, मतलब मानव को सुधारने का। और दंड को तो उन्होंने पता नहीं, दंड की इतनी प्रशंसा की है मनु ने, फिर हम उसको दंड का उपाय करें। हम यदि हम कोई दंड रखेंगे तो निश्चित रूप से लोग सुधरेंगे। पर उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, केवल और केवल आप व्यक्तियों के विवेक पर नहीं छोड़ सकते कि भाई उनकी आस्था है या उनका विवेक है। ना 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 ना, आप विवेक से चीजें नहीं सुधार सकते। हाँ, विवेक से बहुत सारे लोग सुधर सकते हैं, पर भाई जो नहीं सुधर रहे उनका क्या इलाज है? दंड, उनका कोई ना कोई जुर्माना है, उस तरह से आप रखें, निश्चित रूप से सुधरेगा। ठीक।
अगला क्वेश्चन मेरा था कि जो आसपास हमारे नेचर है, क्या उसका कोई पर्पस है, या हम एज अ ह्यूमन ही हर चीज का पर्पस खोजने में लगे रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो, वैदिक धर्म जो कहता है वो कहता है कि भाई संसार में मैंने बताया तीन चीजें हैं। एक परमात्मा है जिसने ये ब्रह्मांड बनाया, ठीक। ये प्रकृति बनाई, सत सत्य, रज और तम, तीन गुणों से ये प्रकृति बनी। उससे मैं तत्व बना, उससे अहंकार बना, उससे पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, पांच तन्मात्राएं और एक मन बना, और फिर उससे पंच महाभूत बना। वैदिक धर्म तो ये मानता है, हम तो ये मानते हैं, वेदों में तो ये लिखा हुआ है कि भाई ये सारी की सारी प्रकृति मनुष्य के लिए बनाई भगवान ने। यानी भगवान बनाने वाला है, आत्मा उसका उपभोग करने वाला है इस प्रकृति का। तो इसका अपना कोई पर्पज नहीं है, इसका अपना कोई उद्देश्य नहीं है, अपितु ये हमारे लिए बनाई गई है, हम इसका उपभोग करते हैं। यानी उपभोग करने वाले हम हैं और उपभोग प्रकृति का हो रहा है। बट साइंस में या एक्सपर्ट ये एक बात बोलते हैं कि अगर ह्यूमन हो ही ना, अगर इंसान ना हो, तो प्रकृति अपने आप को हील कर लेगी खुद से। क्योंकि जितना नुकसान आज इंसान ने प्रकृति को पहुंचाया है, शायद जैसे आपने भी बोला कि प्रकृति हमारे लिए ही है, तो जितना नुकसान शायद हम प्रकृति को पहुंचाते हैं, अगर ह्यूमन को ही हटा दिया जाए तो प्रकृति पूरी तरह से अपने आप को हील कर लेगी। नो डाउट। प्रकृति को क्योंकि परमात्मा ने बनाया है, उसने ऐसी व्यवस्थाएं उसमें सेट की है कि वो अपने आप को शुद्ध भी रखेगी, अपने आप को जीवित भी रखेगी, अपने आप को बढ़ाएगी भी। समस्या तो ये जिसके लिए ये प्रकृति बनाई गई थी, यानी मनुष्य के लिए, समस्या ही प्रकृति के लिए मनुष्य है। इसको जहरीला मनुष्य कर रहा है, इसको कमजोर मनुष्य कर रहा है, इसे गंदा मनुष्य कर रहा है, इसको अपने निहित स्वार्थ के लिए। दो चीजें हैं मैंने बताया, या तो स्वार्थ या ज्ञान। या तो उसे इतनी जानकारी नहीं है, या फिर वो स्वार्थ इतना है कि जानकारी होने के बावजूद हमें पता है कि पेड़ काटना जो है, देखो मैं आपको बताऊं, हमें पता है पेड़ काटना बेहद घातक है। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें जीवन देते हैं, हम ऑक्सीजन के बिना रह नहीं, सब जानते हैं ये बात, अज्ञानी से अज्ञानी भी। फिर भी हम पेड़ काट रहे हैं क्योंकि हमें घर चाहिए, और हमें घर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, और हम जनसंख्या नियंत्रण इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें वोट चाहिए। हम ऐसे सख्त कानून नहीं बना सकते। इसके किसी भी, आप जब भी कभी जड़ में पहुंचोगे तो वहां स्वार्थ मिलेगा। आज सब्जियां, एक किसान स्वार्थ की वजह से ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगाने के चक्कर में उसमें जहरीली चीजें उसकी ताकत को एक साथ दे रहा है और उसको बढ़ा रहा है कि भाई आगे पता नहीं जीवन रहेगा नहीं, आप कमाओ जितना भी कमाना है। और सरकारें और वो सब मना नहीं कर रही। दूसरा, इसलिए सरकारें मना नहीं कर रही कि भाई अन्न अगर ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो जहरीले सही, पर ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा अन्न और सब्जी नहीं हुई तो लोग खाएंगे क्या? जनसंख्या इतनी है। अगर इन पे हमने प्रतिबंध भी लगा दिया कि भाई देसी खाद से ही आप खेती करें, तो क्योंकि पैदावार कम हो जाएगी, लोगों को मिलेगा नहीं, हाँ हाहाकार मचेगा। तो चलो जहर खा रहे हो खाओ, हमें तो अपनी सरकार चलानी है। वहां भी स्वार्थ है, हर जगह स्वार्थ है। अब इससे एक छोटा सा मेरे खुद का ही क्वेश्चन है ये मन में कि एक मिडिल क्लास आदमी है मेरे जैसा, जो मान लेते हैं महीने के 20,000 कमाता है। हाँ। अब वो अपने मतलब उसका कोई स्वार्थ भी नहीं है प्रकृति से, उसका कोई लेना देना भी नहीं है। वो अपने ऑफिस जाता है, घर ऑफिस, ठीक है। और ना वो नदियों में कुछ डालता, उसको सही और गलत भी पता है कि नदियों में मेरे को कुछ भी उल्टा सीधा नहीं डालना, या पन्नी जो है जंगल में, खेतों में नहीं फेंकनी, कूड़ा नहीं फैलाना। तो वो अपने लेवल पे प्रकृति को साफ रखने के लिए क्या कदम उठा सकता है एक आम आदमी? देखो, एक तो आप ये समझ लीजिए कि दो चीज प्रकृति से सबको लेना देना है। क्योंकि प्रकृति से ही हम जल ले रहे हैं, प्रकृति से ही हम हवा ले रहे हैं, प्रकृति से ही हम फल ले रहे हैं, प्रकृति से हम सब्जी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कर्तव्य सबका बनता है कि भाई हम प्रकृति को अपने लेवल पर, अपने स्तर पर, जिस लेवल के हमें, हम उसको शुद्ध रखें, साफ रखें और अच्छी रखें। अब उसके लिए क्या क्या करें? जैसे भाई हम पन्नियों का प्रयोग कम से कम करें। हम कर सकते हैं, हम एक बैग ले जाएं, उसी में सामान लाए, उसी में ले जाए। हम कूड़ा इधर उधर ना फेंके, हम पन्नियां इधर उधर ना फेंके। अगर हमारे कोशिश करें कि घर में 2 पौधे, 4 पौधे, 6 पौधे हम लगाएं जरूर, वो हमें कई तरीके से लाभ देंगे। जो हम पौधे लगाएंगे वो कई तरीके से लाभ देगा, हमें कई तरीके से सुकून देगा, और वो ऑक्सीजन भी देगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं निश्चित रूप से।
ठीक। अगर हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है तो पर पेड़ लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, गंदगी से रोक सकते हैं, प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं। यही है छोटी छोटी बातें। ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है कि ऐसी नेचर में ऐसी क्या चीज है जो साइंटिस्ट आज तक पता नहीं लगा पाए या उनको समझ नहीं आया? मृत्यु। हम्म। मृत्यु है। मृत्यु को या तो एक योगी जान सकता है या ईश्वर जानता है। आप देखो ना, एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी कुछ क्षण पहले उसके हाथ चल रहे हैं, उसके पांव चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और कुछ क्षण बाद ही खत्म। उसके हाथ चलने, पैर चलने, आंखें, सब कुछ खत्म हो गई। वो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब निकला क्या, तरह वैज्ञानिक इसको खोज ही नहीं पा रहे। और नेचर की, मैं आपको बताऊं, नेचर की हजारों लाखों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जो वैज्ञानिक समझ ही नहीं सकता। इसीलिए उपनिषदों में कहा नेति नेति, मतलब आप उसको खोजते रहो, वो फिर भी उसमें नई नई बातें निकलती रही। तो आज विज्ञान भी 2 साल पहले जहां था उससे आगे आ गया, इसका मतलब 2 साल बाद फिर और आगे जाएगा, फिर और खोजेगा। इसका मतलब बहुत सारी चीजें हैं। नेचुरली अगर हम सोचे, बहुत ऐसी रहस्य हैं जो वैज्ञानिकों को नहीं पता, और आगे आगे वो खोजेगा उसको। अगला एक क्वेश्चन है कि जीव जंतु, हम खुद भी प्रकृति में आते हैं, तो इंसान अपने इमोशंस तो दिखा देता है, हम बात करके एक दूसरे को अपने या चेहरे की प्रतिक्रिया से हम अपने भाव किसी को दिखा देते हैं, परंतु क्या छोटे जीव जानवर वो भी इमोशनल होते हैं और वो प्रकृति में मिलके किस तरह से अपने इमोशंस दिखाते हैं? नहीं, ये प्राणियों में सभी प्राणी आते हैं। मनुष्य से अलग भी आप कुत्ते देख लो, आप गाय देखो, आप बंदर देखो, या आप कुछ भी पक्षी आप पाल रहे हैं, वो इमोशंस दिखाते हैं। आप उनका जो चहेता या उनका जो मालिक है या उनसे प्यार करने वाला घर का सदस्य आएगा तो वो एक अलग ही भाव भंगिमा रहेगी, उनके पैरों के लिपटेंगे, अलग तरह से चीखेंगे, चिल्लाएंगे। एक अनजान आदमी आएगा, उसकी तरफ बिल्कुल अलग उनका भाव रहेगा, या तो उस पर चीखे चिल्लाएंगे या शांत रहेंगे। निश्चित रूप से पशु पक्षी भी अपने भाव प्रकट करते हैं, बल्कि कई मायने में तो हम प्रशिक्षित हो गए। कई बार हमें किसी पे गुस्सा आता है और हम दिखाते विनम्रता है। कई बार कोई हमें पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए या जैसे भी सामाजिक उसके लिए हम तो, ये मेरा कहने का मतलब, हम अंदर कुछ होते हैं और भाव कुछ बना लेते हैं। लेकिन पशु पक्षियों में आज भी यही विशेषता है कि उनका अगर प्यार का भाव है तो प्यार का, क्रोध का भाव है तो क्रोध का, शांत होने का भाव है तो शांत का। आज वो बिल्कुल नेचर के हिसाब से चल रहे हैं जो उनका अपना नेचर था, जबकि हमने तो प्रशिक्षित कर करके अपने नेचर को ही बदल दिया। इसमें एक जो हमारे लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। ये हमारे अंदर जो तनाव है, इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने अपने नेचर को, अपने नेचर माने उद्भूत कुछ हुआ, क्योंकि उपनिषदों सतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं जी, मैं आपको ये थोड़ा सा विशेष, सतपथ ब्राह्मणकार कहते हैं, यन मनसा जायति तद वाचाम वदति, यद वाचाम वदति तद कर्मणा करोति, यदि कर्मणा करोति तद्भि संपद्यते। कहने का मतलब है, जो हमारे मन में चलता है वही हमारी वाणी बोलती है, जो हमारी वाणी बोलती है वही हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वही हम हो जाते हैं। सतपथ ब्राह्मण का। लेकिन आज तो हम प्रशिक्षित हो गए, हमने उल्टा कर लिया। जो हमारे मन में चल रहा है हम कह कुछ और रहे हैं, किसी को देख कर हमारे मन में आ रहा है ये क्यों आ गया, फिर भी हम कह रहे हैं नमस्ते साहब। जबकि सतपथ ब्राह्मण कह रहे हैं जो मन में आ रहा है वही तुम्हारी वाणी बोलती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हम अंदर से उलझ चुका हमारा व्यक्तित्व। यदि हम हंसने के टाइम रोएंगे तो जब हमें रोना आएगा तब हम रो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि चीजें बदल चुकी नेचर की, हमारे अंदर की। लेकिन पशु पक्षियों में ये नहीं है। पशु पक्षी आज भी जो उनके अंदर का जो चल रहा है वही वो बाहर प्रकट करते हैं, यानी हमसे अच्छे हैं वो संवेदनाएं प्रकट करने में। इससे एक जुड़ा छोटा सा मेरी क्वेश्चन था कि पशुपालन हमारे देश में बहुत है, तो क्या पशुपालन सही है या गलत है? क्योंकि जो जीव जंतु है वो तो प्रकृति में घूमने के लिए, जैसे पंछी है वो उड़ने के लिए हैं, उनको आसमान चाहिए, तो क्या उनको पाल लेना पिंजरे में? अगर पक्षियों के लिए वो है कि पक्षियों को आपने घर में लाके पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है, जबकि वो उनके लिए कैद है, तो क्या ऐसा ही पशुओं पर भी, जैसे गाय लोग पालते हैं घरों में, भैंस पालते हैं, बकरियां पालते हैं, बहुत सारे पशु घरों में पालते हैं या गाँव में पालते हैं, तो क्या वो चीज सही है? देखो, मैं तो केवल
आर्य समाज का आचार्य होने के नाते वैदिक सिद्धांतों की बात मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें ये जो पशु हैं, जो पालने योग्य पशु है, गाय है, घोड़ा है, जिनसे हाँ जी, जिनका हम प्रयोग करते, इनका विधान है हम इन्हें पालें। पर विधान ऐसा नहीं है कि हम उन्हें पालें और उन पर अत्याचार करें, या जब वो दूध देना है हमारे काम का ना रहे उसे हम छोड़ दें। बल्कि विधान ये है कि हम गाय पाले, हम भैंस पाले, हम उनका बहुत अच्छे तरीके से देख रेख करें, उन्हें खिलाए पिलाए, उनकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा करें, उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखें, और उनसे मिलने वाले दूध को उसके बछड़े को भी पिलाए और स्वयं भी उसका सेवन करें। ऐसे हम पहले, क्योंकि पैदल यात्रा ज्यादा थी, युद्ध में भी घोड़ों का प्रयोग होता था, तो घोड़े को रखें हम, यानी कि हम उनका यूज तो करें, लेकिन उनका पालन पोषण भी करें। आज बहुतायत में हम क्या देख रहे हैं, लोग गाय रखते हैं, जब तक वो दूध देती है ठीक है, फिर उसे छोड़ देते हैं। ये गलत है। या उस पर अत्याचार करना, या उसके बछड़े को दूध ना देना, या उसके बछड़े को भूखा मार देना, या जब वो दूध दे रही है तब उसको अच्छा खाना देना फिर नहीं देना, ये अत्याचार है। पर अगर आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं बहुत अच्छे से, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, तो बिल्कुल वो एक मित्र हो गया, हम उसका कर रहे हैं, वो हमारा करे, करती है। ऐसा विधान है हमारे यहाँ। जैसे हम नेचर पे बात कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मौका आया है कि जब आपको नेचर से कनेक्ट फील हुआ हो, कि कुछ अलग आज महसूस किया? आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा ये बात, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इंटर क्लास में था जब मैं पहली बार पहाड़ों में गया। मुझे पता ही नहीं था कि पहाड़ों में जाके मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे ये रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही मैं हरिद्वार से ऊपर आया, मैंने पहाड़ देखे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सबसे पहली बार उत्तरकाशी गया था। मुझे पता ही नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पहाड़ी हूं, और मुझे मतलब ये मुझे इससे कुछ ज्यादा ही प्यार है। और फिर मैं, इतना अच्छा अनुभव रहा, मैं 2 दिन रहा वहां, बिल्कुल अलग ही हवा में रहा। और फिर उसके बाद में लगातार कम से कम 50-100 बार पहाड़ों में गया। तब मैंने देखा, और फिर मैंने नदियों की कलकल सुनी। मैं उत्तरकाशी में उतरा, मैं आपको बताऊं, वहां आवाज आ रही, जो क्योंकि उत्तरकाशी में नदी जो है ढलान पे है, तो वो पत्थरों में लग लग के उसकी आवाज आ रही थी। मुझे पता नहीं था, मैं वहां गया तो वो झै 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 की आवाज आ रही। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई ये शोर किसका है? उसने कहा ये नदी का है। अरे मैंने कहा अच्छा। मैं गया और वहां एक पुल बना हुआ था नदी पार करने का, उस पर बैठा रहा मैं, कम से कम 3-4 घंटे उसकी आवाज सुनता रहा। इतना अच्छा फील हुआ मुझे। तो तब मैंने पहली बार, मतलब मुझे बिल्कुल ही अलग फील हुआ, पहाड़ देखकर, झरने देखकर, नदियां देखकर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सच में ही। अगर किसी को, मेरे जैसे युवा को या जेंजी को आज के, कि नेचर को फील करना है, महसूस करना है प्रकृति को, तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, मेरा अपना मानना ये है, मैं जिसको भी योगा कराता था, ज्यादातर वो पैसे वाले लोग होते थे, उन्हें भी मैं यही राह देता था कि भाई हम तो घर गृहस्थी के बोझ में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, नहीं जा पा रहे बार बार वहां। पर मैं उन्हें बार बार कहता था कि अगर तुम्हें नेचर फील करना है, तुम्हें सच्चा सुख चाहिए, सुकून चाहिए, तुम प्रकृति की तरफ जरूर जाओ। हर नौजवान को साल में 6 महीने में जरूर पहाड़ों में जाना चाहिए, एकांत सेवन करना चाहिए, उसे तारे देखने चाहिए, उसे चांद देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो उतना शुद्ध है नहीं, दिख नहीं पा रहा, लेकिन पहाड़ों में आज भी दिखाई देता है। वो चांद देखे रात को, तारे देखे, झरने देखे, फूल देखे, पेड़ देखे, उसकी समझ में आएगा कि जो हम महत्वाकांक्षाओं का या एक भाग दौड़ का, महत्वाकांक्षों का एक दौर हमने पार किया है, जो जिसकी वजह से हम बेहद तनाव में हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ या ईर्ष्या द्वेष। निश्चित रूप से अगर हम नेचर के पास जाएंगे तो हमें पता चलेगा सच्चा सुख इसमें नहीं है, सच्चा सुख इसमें है। और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, किसी से आगे नहीं दौड़ना, पीछे नहीं दौड़ना, बस नेचर के पास बैठो, उसे सुकून मिलेगा। क्योंकि ये नेचर भी उसी नेचर से बना है। तो जब ये नेचर उस शुद्ध नेचर के पास बैठता है, इसे सुकून मिलता है। हमें न केवल मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, बल्कि शारीरिक रूप से भी नेचर में सुकून मिलता है। और आप कभी जाकर देखें, श्रीमान जी, जो कहता है मुझे तनाव रहता है, मेरे सिर का दर्द नहीं जाता, उसे आप पहाड़ों में पूछा दो 2-4 दिन, भाई उसको 3 दिन दर्द ही नहीं रहेगा वहां, यहाँ तो फिर हो जाएगा। क्योंकि वही भागदौड़ रोज रोज की हमारी ना। हाँ जी। और वैसे भी मैं बताऊं, सबसे बुरी बात क्या है, व्यक्ति का एक ही दिनचर्या में रहना।
हाँ। आप जानते, चाहे वो दिनचर्या, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही सही, चाहे मैं एनजीओ इंचार्ज हूं, मतलब चाहे कोई एक अफसर है, चाहे कोई नौकर है, दोनों का रोज घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर आना, धीरे 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 जब आप एक ही चैन में घूमते रहते हो, वो बोरियत हो जाती है, वो आपको तनाव देने लगता है, ये नेचुरल है। तो कम से कम आप डेली के उसको तोड़ने के लिए भी आपको कम से कम यात्राएं करनी चाहिए, और यात्राएं नेचर की करनी चाहिए ज्यादातर। ऐसे नहीं आप मसूरी चले जाएं। अभी मसूरी से आगे मैं पिछले साल 40 किलोमीटर आगे गया था, एक मेरे मित्र हैं गांव में, उनके हाँ जी, हाँ जी। 25-30 लोग थे उस गांव में, केवल उनका घर खाली पड़ा था, वहां रहे। गाँव पूरे लोग? वहां 25, पहाड़ी ज्यादातर इधर ही आ अच्छा, गए, अच्छा। 25-30 आदमी वहां केवल, वहां पहाड़ों में रहा मैं परिवार सहित। अरे क्या सुकून आया था। मतलब हमने उनको भी, जनसंख्या ज्यादा होने की वजह हमने मसूरी, नैनीताल, इनको भी बुरी तरीके से वो कर दिया ना। आप उससे भी ज्यादा आगे जाओ, कहीं छोटे छोटे गांव में आजकल होम स्टे बन रहे हैं, वहां ठहरो 2 दिन 3 दिन, इस सारी गंदगी से दूर पक्का जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, ठीक। मोबाइल लेकर नहीं, लेकिन आजकल मतलब रील मोबाइल के लिए अधिकतर जाने लगे हैं लोग। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करें, यदि आप मुझे कहें कि आचार्य जी बताइए स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, तो जानते हो मैं क्या परिभाषा देता हूँ? जी बताइए। जब तक हमारे हाथ में, या हम देख रहे हैं, हाँ। यानी जब तक हमारे हाथ में मोबाइल है, हाँ जी। उतने समय तक हम नर्क में जी रहे हैं। मेरी परिभाषा नर्क की हो गई आज। देख ही नहीं रहे, हमारे हाथ में भी है। जब तक मेरे हाथ में मोबाइल है या मैं इसे देख रहा हूँ, समझो हम नर्क में जी रहे हैं। आप विश्वास करें, इतना नर्क मतलब नर्क हो चुका है, इतना नर्क बना चुका है आज के युवा को, सबको एक तरीके से। पर तो कम से कम माई से लेकर न जाए, या हमारे काम कम भी यूज इतना करें। आता है अब। है जी, अब हमारे काम भी इतना आता है क्या? ये छूट चुका जीवन से भाई, हाँ। जोड़ चुके हैं हम। इसके बिना तो मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते। हवन पे एक पूछना था मुझे कि आर्य समाज काफी ज्यादा बोलता है कि हवन से प्रकृति को लाभ होता है, तो इसके पीछे का रहस्य या साइंस क्या है, वो आप एक्सप्लेन देखो श्रीमान जी, एक सीधा सीधा गणित है। अग्नि में वो ताकत है कि वो पदार्थ के गुणों को कई गुना बढ़ाकर प्रकृति को देती है। कैसे देती है, मैं आपको एक उदाहरण दूं। आपके जेब में 5 मिर्च रखी है, मुझे पता तक नहीं चलेगा कि 5 मिर्च आपकी जेब में है। आप यहाँ अग्नि जल रही है, आप उन 5 मिर्च को उस अग्नि में दिए हुए, क्योंकि अग्नि में वो ताकत है कि वो उसके गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। तो वो तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब चीखने लगेंगे, आंखों में दर्द मारने लगेगा। ठीक ऐसा ही जब हम उसमें अग्नि में घी डालते हैं, तो घी की जो ताकत होती है उसको वो कई गुना बढ़ाकर, घी की जो शुद्धता होती है उसको कई गुना बढ़ाकर वो प्रकृति को देती है। इससे प्रकृति शुद्ध होती है, और ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, इस पर रिसर्च हो चुके हैं तरह तरह के, कहीं कोई डाउट नहीं है। जब हम किसी भी लकड़ी को या ईंधन को जब जलाते हैं, तो वातावरण में से ऑक्सीजन जो है खत्म होती है। ये एक फैक्ट है, मतलब आग तभी जलेगी जब ऑक्सीजन बर्न होगी, तभी आग जल सकती है। तो क्या प्रतिदिन यज्ञ करना सही है? क्योंकि यहीं से मेरा एक क्वेश्चन कनेक्ट होता है कि किसी ने मुझसे पूछा था ये कि एक बात आप मुझे बताओ कि आप प्रकृति बचाओ हम बोलते हैं, पेड़ लगाओ पौधे लगाओ, पर जब हम यज्ञ करते हैं तो उसके लिए भी तो पेड़ कटता है। तो एक पेड़ कटना प्रतिदिन, हम क्योंकि आर्य समाज बोलता है कि आपको डेली यज्ञ करना चाहिए, ठीक है, तो अब डेली यज्ञ करने के लिए प्रतिदिन लकड़ी आपको चाहिए होगी, वो भी आम की या नीम की लकड़ी, नो सॉरी आम की खासकर, हाँ आम और बरगद खास, सॉरी नीम नहीं, पीपल, पीपल गूलर और ये आम की लकड़ी खासकर हम बोलते हैं। तो आम की लकड़ी वैसे ही बहुत कम मिलती है आज के समय में। और दूसरा, जब कोई भी पदार्थ जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की खपत होती है, तो इस चीज को आर्य समाज किस तरह से डिफेंड कर सकता है? देखो मुझे इसके विषय में बहुत डीप जानकारी नहीं है, ठीक है, पर मुझे बस इतना पता है कि भाई अग्नि जो है वो किसी भी पदार्थ को की जो क्षमता है उसे कई गुना बढ़ा देती है। और वैसे भी वैदिक सिद्धांत जितने भी हैं वो सब वैज्ञानिक है, उसमें अवैज्ञानिक तो कुछ नहीं, सब तर्कों की कसौटी पर है।
अगर मतलब इस विषय पे आप मेरे से अलग से बात करेंगे तो मैं हाँ। और अच्छे से रिसर्च करके केवल यज्ञ पे ही बात करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक। पर इतना जरूर है कि अग्नि में ये ताकत है और ये सबको पता है कि वो गिरे हुए उसमें डाले हुए पदार्थों कई गुना बढ़ाकर इस वायुमंडल में वायुमंडल को देती है। निश्चित रूप से उस पे कुछ ऑक्सीजन का मैंने नुकसान होता होगा। किस हाँ, वो पेड़ पौधे की जहां तक आप बात कर रहे हैं, देखो हमारे यहाँ पेड़ काटने का विधान प्राचीन काल से ही नहीं था। पेड़ जो सूख चुके होते हैं, जो टहनियां सूखती है, उनको का चयन करना था। अब क्योंकि जनसंख्या इतनी हो गई, पेड़ इतने कम रह गए, अब ये दिक्कत आई। पर प्राचीन काल में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लोग इतने कम थे और पेड़ इतने थे कि उसमें से जो सूखे हुए वृक्ष हैं वही बहुत सारे थे। सूखे हुए वृक्ष का विधान है कि आप जीवित पेड़ों को रामायण में हमें इसका एक वो मिलता है कि जब महाभारत में और रामायण में भी जब गुरुकुल के बच्चों को भेजा जाता था जंगल कि आप लकड़ियां ले आओ, तो उसमें हवन की लकड़ी सूखी लकड़ियां बीन के लाते थे, बीन के वो चुन के लाते थे, ना कि पेड़ काट। यस यस यस। और मैं आर्य समाज के किसी वक्ता से ही बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला था कि जो आज हम सामग्री यूज करते हैं कमर्शियल दुकान से लेके, वो पैकेट सामग्री के बहुत सारे हमें दिख जाएंगे, तो वो तो लकड़ी का बुरादा है सिर्फ। पर जो कुछ नहीं है, आप जितनी स्वच्छ सामग्री, मतलब ड्राई फ्रूट, घी, ये जितना अच्छी औषधि उसमें डाल सके, वही थी असली। वातावरण में जैसे आसपास का जो हमारा घर है, मतलब हमारे घर नहीं, मतलब पड़ोसी का घर भी, तो बैक्टीरिया वो मारने की क्षमता रखता है। हाँ, ऐसा बिल्कुल लगता है। मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें मैंने हाँ बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। क्या अगला मेरा क्वेश्चन है कि आज एआई बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता ही होगा, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमें चैट जीपीटी के बारे में पता लगा था कि एक ऐसे करके एप्लीकेशन है और एआई की एप्लीकेशन है, और अब वो एआई जो है इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो चैट जीपीटी पुराना हो गया है और नई 10 चीजें आ गई हैं। इतनी तेजी से सब कुछ चल रहा है, तो क्या एआई की आधुनिकता में हम कहीं ना कहीं नेचर से दूर हो रहे हैं, या एआई हमें नेचर को समझने में कहीं ना कहीं मदद कर रहा है? विज्ञान जितना भी बढ़ता गया, एआई तो छोड़ो आप, मैं आज से 20, 30, 50, 100 साल तक की बता रहा हूँ, जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ वैसे वैसे ही हम प्रकृति से दूर हो गए। जितना विज्ञान विकसित हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा प्रहार ही प्रकृति पे हुआ उस बात का। क्योंकि हम जैसे जैसे देखो, एक मोटा उदाहरण देता हूँ, जैसे जैसे भवन ज्यादा बनने शुरू हुए, वैसे वैसे हम प्रकृति से दूर हो गए। पहले हम प्रकृति की लकड़ियों से, मिट्टी से, इनसे घर बनाते थे, छप्पर तानते थे। जैसे जैसे विज्ञान आया, हम जैसे जैसे इधर आए, हमने वो छोड़ना शुरू कर दिया। ऐसे ही पहले यात्राएं थी, पैदल थी, रथों की थी, घोड़ों की थी। हम प्रकृति से जैसे जैसे ये आधुनिकरण आया, हम वो छूटते चले गए। मेरा कहने का मतलब है, विज्ञान वरदान है, बहुत सारी सुविधाएं दी, लेकिन विज्ञान ने इंसान की क्षमताओं को और इंसान को कमजोर किया, प्रकृति को कमजोर किया। और जितना विज्ञान बढ़ता जाएगा, दो चीजें मनुष्य शारीरिक रूप से तो स्पेशली, बल्कि मानसिक रूप से भी सिकुड़ता हुआ जाएगा और प्रकृति भी सिकुड़ेगी। ठीक, ये वरदान हो सकता है, वरदान होगा भी, वरदान है भी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अभिशाप ज्यादा है हमारे लिए। ये चीजें नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है मानव को, मानवता को, प्रकृति को। लास्ट में मेरे थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है किसी का, कि काफी लोग कोविड-19, आप जानते हो, बीच में कोविड आया था, जिसमें बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए कोविड की वजह से। तो काफी लोगों ने इस चीज को ऐसे कनेक्ट किया कि प्रकृति अपने आप को हील करती है, जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि प्रकृति अपने आप को खुद ठीक करती है। तो क्या, जो मतलब लोगों का कहना है बहुत सारे, कि कोविड-19 भी प्रकृति की तरफ से ही था, पॉपुलेशन को घटाने के लिए। क्या ऐसा? इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं। प्रकृति, यदि मनुष्य ने प्रकृति ठीक नहीं की या मनुष्य प्रकृति ठीक नहीं करता, तो फिर प्रकृति अपने आप को ठीक करती है। यदि चीजें ऐसी बढ़ती गई, आज जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न होना, बहुत सारे आंधी तूफान, इन सब का आना, ये निश्चित रूप से प्रकृति के विनाश का दुष्परिणाम है। और यदि हम ऐसे ही लगे रहे तो फिर बड़े विनाश आएंगे। और प्राचीन काल में भी आए हैं ऐसे विनाश, और भविष्य में भी ऐसी बीमारी और ऐसे विनाश आएंगे, यदि हमने स्वयं से चीजें नियंत्रित नहीं की।
क्योंकि देखो बैलेंस होता है, एक बैलेंस है प्रकृति का। यदि आप उस बैलेंस को खराब करोगे, चीजें काटते ही जाओगे, चीजें काटते ही जाओगे, देखो आप आश्चर्य करेंगे, यूरोपीय कंट्री ये मानती थी, यूरोपीय कंट्री और अमेरिका ये मानती थी कि हमारी पॉपुलेशन कम है, हमारी जनसंख्या कम है और हमारे पास जगह ज्यादा है और हमारे नियम बहुत अच्छे हैं, और हम वहां 10,000 लोग मरे यूरोप में, लेकिन उन्होंने एसी का यूज नहीं किया, एसी नहीं चलाते वहां, और सरकार की तरफ से नीति है कि आप एसी नहीं लगा सकते। लोग मर गए, लेकिन कारण क्या कि हम नेचर को खराब ना करें, यानी कि वो नेचर के प्रति बहुत समर्पित भी हैं, सब कुछ है वहां, जनसंख्या भी कम है। उसके बाद और उनका ये मानना था कि भाई क्योंकि हमने अपना घर सुधार लिया और हम अब ठीक है तो हम पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जानते हैं सर, अब इस बार वहां 10,000 लोग मरे गर्मी की वजह से, वो गलत फहमी में थे। अमेरिका और यूरोप आज तक गलत फहमी में थे, इसीलिए जब भी प्रकृति सुधार की बात आती है वो हमेशा बहुत ही अनमने ढंग से उसमें भाग लेते हैं। उन्हें लगता है कि मरने दो भारत को, प्रदूषण है भारत में, पानी गंदा है भारत का, ये गंदा है भारत का, मरेंगे अपने आप जब नहीं सुधार रहे, हम क्यों अपना पैसा है वो खर्च करें। लेकिन अब उनकी समझ में आ रहा है, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अगर ये पृथ्वी तो एक ही तो है, यदि चीजें बिगड़ी तो बचेगा कोई नहीं। वहां जो गर्मी बढ़ी है उसका बहुत बड़ा कारण ये पूरी दुनिया की बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, हाँ ग्लोबल वार्मिंग वो वहां भी है, तो ये सब पे असर डाल रही है, सबको मिलकर से सुधारना ही पड़ेगा। तो प्रकृति सुधारेगी अपने आप को, प्रकृति सुधार, ऐसे तो मतलब कुछ मूर्ख इस दुनिया इस पृथ्वी को कैसे खत्म कर देंगे, व्यवस्थाएं तो वो प्रकृति करेगी फिर ठीक, बीमारियां ऐसी आएगी खत्म होते चले जाएंगे। ये नहीं आ रही बीमारियां, ये क्या है आज 60 साल में मर रहा है आदमी, प्रकृति अपने आप को सुधारे। ठीक है तुम जनसंख्या बढ़ा रहे हो तो हम तुम्हारी उम्र घटा देंगे, पहले औसत आयु 100 साल थी, 60-65 पे आ गई, बढ़ाओ जनसंख्या, तुम्हारी उम्र घट गई, धीरे धीरे देखो वही चलेगा। प्रजनन क्षमता घट रही है, प्रकृति कर रही है ना इंसान, प्रजनन क्षमता घट रही है, उम्र घट रही है, बीमारियां बढ़ रही है, तो प्रकृति कहीं ना कहीं सेटिंग जमा रही है, भाई तुम नहीं सुधरोगे हम सुधारेंगे। तो निश्चित रूप से प्रकृति, इसे बदला कहो या कुछ भी कहो, प्रकृति तो करता है जिस काम को। काफी इस टॉपिक पे आपसे बहुत ज्यादा बातें करी, काफी अच्छा लगा, मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्ट में 2-3 चीजें हमारी ऑडियंस के लिए कि आप अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहें घूमने की कोई जगह लोगों को। मैं अपनी तरफ से तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा अपना जो मन है घूमने का, कि ये एक तो आदमी केरल जाए। केरल निश्चित रूप से प्रकृति का मतलब एक बिखरा हुआ सौंदर्य है वहाँ, केरल जरूर अपने जीवन में जाना चाहिए। एक राजस्थान जरूर जाएं, अच्छा, वो भव्य किले, वो भव्य इतिहास हमारे उनका वीरों का, वो निकट से देखने को का अवसर मिलेगा और वहां की भूमि को नमन करने का अवसर मिलेगा। और एक आप पहाड़ आप उत्तराखंड जाएं या हिमाचल जाएं, बस कोशिश ये करें कि आप उस शिमला ना जाएं, अच्छा आप मसूरी ना जाएं जहाँ धक्कम धक्की हो रही है। आप जिस भीड़ से बचने के लिए वहां गए फिर भी वहीं पहुंच के नहीं, आप कोशिश करें कोई होम स्टे हो, कोई छोटा गांव हो, वहां रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और वहां भी कोशिश करें आप ज्यादातर प्रकृति को ही निहारें। वहां रात को आप बाहर बैठ जाएं, सर्दी है कोई बात नहीं, मैं बताया था वहां सर्दी थी, लेकिन मैं कंबल ओढ़ के, यकीन करो मैं बाहर बैठा रहा। हाँ। मुझे लगा अरे जो बचपन में तारे देखते थे वही दिखाई देते, जो बचपन में चांद देखते थे शुद्ध वही दिख रहा था, आनंद आ रहा था। पेड़ों को देखे आप, कहीं झरना उसके पास बैठ जाए, बस बैठ जाए, ज्यादा बातें भी ना करें, मोबाइल तो भगवान के उससे बिल्कुल ना चलाए, जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो उसे रख ले, फोटो के चक्कर में ना पड़े। फोटो ने सबसे बड़ी बात की थी कि आप नहीं जानते हो फोटो से क्या नुकसान हुआ। जब हम मसूरी गए, हम मसूरी को अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, फोटो में देख रहे हैं, हमें खुद नहीं आ रहा। आप यकीन करो, क्योंकि आप बच्चे हो, आपने मोबाइल का युग देखा है, मैंने दोनों युग देखे हैं, यानी मैं मोबाइल के युग में भी हूँ और पहले युग में भी था। पहले जब हम जाते थे कहीं घूमने तो हम प्रकृति को अपनी आंखों से देखते थे, वो हमारे अंदर समाहित होती थी। आज हम समाहित ही नहीं करते उसे, हम फोटो खींच लेते हैं, फिर हम उसे घर में देखते, ओ अच्छा, तो कोशिश करें मोबाइल से दूर रहें, और तीन जगह जरूर जाए। और वैसे तो मणिपुर, मेघालय, इधर भी जाएं तो बहुत अच्छा है, पर इसमें जाएं और वहां, और एक और है, कभी कहीं भी जाएं जैसे समुद्र के किनारे, एक बार वहां भी जाएं 2-3 दिन के लिए, बस कुछ नहीं, उसके शोर को सुने, बैठे रहे, वहां से घूमें आराम से, बस घूमे जरूर।
देखो, उसने कहा है राहुल सांकृत्यान ने, हम्म। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिरका, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिरका। हम्म। कि भाई जिंदगानी की रही तो नौजवानी नहीं रहेगी, घुटने बैठ जाएंगे। सही बात है। घूमना जरूर चाहिए, अपने पैसे बचाओ, घूमने जाओ। सही। एक आप अपनी तरफ से कोई पुस्तक बताना चाहें ऑडियंस के लिए पढ़ने के लिए? भाई यदि कुछ ऊंचे लेवल के वो हैं तो पढ़ें। मेरा अपना मानना है कि उपनिषद पढ़े। उपनिषद। हाँ, हाँ। उपनिषद पढ़े। आर्य समाजी है, सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ा ही होगा ही, नहीं तो सबसे पहले सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, और नहीं तो फिर उपनिषद पढ़े। ठीक। वो तरह तरह का ज्ञान है ईश्वर ईश्वर आत्मा परमात्मा को लेके। उपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए इंसान को एक बार। वैसा तो गीता भी जरूर पढ़नी चाहिए, मेरा अपना मानना है। योग दर्शन भी पढ़ना चाहिए, पर पहले उपनिषद जरूर पढ़े, बहुत आनंद आएगा। ठीक। लास्ट में मैं ये पूछता हूँ अपने सारे गेस्ट से कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझे कहना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे तो बेहद खुशी है। एक तो हमारे मित्र के ही पुत्र हैं आप, आज ही पता चला। तो दूसरा ये है कि आप अच्छे अच्छे विद्वानों से पॉडकास्ट कर रहे हैं, उन अच्छे अच्छे स्वयं ही आप क्वेश्चन लिख के लाए हैं। बिल्कुल तरह तरह के क्वेश्चन थे प्रकृति, जबकि मेरी कोई बात भी नहीं हुई, बस आपको ये था मैं प्रकृति पे बोल रहा हूँ। इससे भी मुझे समझ में आया कि आप बहुत जागरूक और अच्छे और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे विद्वानों के वो है, इससे निश्चित रूप से किसी न किसी को, देखो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कम से कम मेरा 20 साल का, 25 साल का या 15 साल का जितना भी मेरा अध्ययन अध्यापन है, उसका निचोड़ मैं अपनी, हाँ जी। उसका निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ। तो एक आदमी के 15 साल का निष्कर्ष कोई आदमी सुन रहा है, हालांकि सेम टू सेम उसे ना माने जो मैं कह रहा हूँ, कोई भी कह रहा है उस पर खुद भी फिर चिंतन करें, इधर देखे उधर देखे, पर कम से कम वो आदमी अपनी 10-15 साल की बातें बता रहा है आपको, और आप उसे दर्शकों तक भेज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। बस बस, बहुत आपका आशीर्वाद, ऐसे ही धीरे 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 करके आगे बढ़ जाएंगे। और बाकी किसी ने मेरे को ऐसे पॉडकास्ट में कहा था कि आपके जो भी वीडियो हम पूरी एडिट करेंगे, या वो मान लो 1 घंटे की होती है, तो उस 1 घंटे की वीडियो में से किसी, मतलब वो 1 घंटे की वीडियो 1000 लोगों ने देखी, और उस 1000 में से किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन को बदल लिया उस एक वीडियो को देख के। तो आपका पॉडकास्ट या आपका जो भी काम कर रहे हो, नॉट इवन पॉडकास्ट, आप कुछ भी कर रहे हो, वो आपका सफल हो जाए। तो बस इसी सोच के साथ लगे हुए हैं। बाकी एक बार मैं पूरे अपने चैनल की टीम की तरफ से फिर से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। आप आए, आपने हमें समय दिया, और समय मिलता है फिर कभी आगे आपसे समय लेंगे, दोबारा बैठेंगे और अलग अलग अनेक विषयों पे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।